दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे चर्चित कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है। जब ये शो 2008 में पहली बार आया, तब उस समय एंटरटेनमेंट का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल अलग था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नाम की चीज अस्तित्व में नहीं थी। यूट्यूब अभी भी शुरुआती स्तर पर था और परिवारों के पास क्वालिटी फैमिली एंटरटेनमेंट के विकल्प बहुत कम थे। ऐसे समय में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपनी सिंपलिसिटी, हास्य और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना ली। जिस चीज ने इस शो को खास बनाया वो था इसका बेसिक और बेहद ग्राउंडेड ह्यूमर। इसमें किसी तरह की लाउडनेस नहीं थी, किसी तरह का फोर्स्ड ड्रामा नहीं था। ये शो उन छोटी छोटी बातों पर आधारित था जो हर घर में रोज होती है। बच्चों की शरारतें, बड़े लोगों के झगड़े, मोहल्ले की बातें, पड़ोसियों के साथ मजाक, फेस्टिवल्स की तैयारियां, ये सब शो में इतने नेचुरल तरीके से दिखाया जाता था कि ऑडियंस को लगता था कि वो कोई शो नहीं बल्कि अपने मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसके कैरेक्टर्स थे। जेठालाल, जिसकी हर दिन नई मुसीबत, दया, जिसकी इनोसेंट एनर्जी और गरबा, चंपक चाचा की वैल्यूज, भिड़े का डिसिप्लिन, सोडी की उत्सुकता, पोपटलाल की शादी की नेवर एंडिंग स्ट्रगल, टप्पू सेना की नटखट हरकतें, इन सभी ने शो को एक ऐसी पहचान दी जो इंडियन टेलीविजन में पहले कभी नहीं देखी गई। ऑडियंस ने सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं अपनाया, बल्कि एक्टर्स को अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लिया। 2008 से 2016 तक का समय इस शो का गोल्डन एरा माना जाता है। इस दौरान लगभग हर एपिसोड फ्रेश लगता था। कॉमेडी नेचुरल थी, इमोशनल मोमेंट्स बैलेंस थे और कैरेक्टर केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट थी कि व्यूअर खुद को स्टोरी लाइन का हिस्सा महसूस करता था। कई लोग अपने दिन की शुरुआत और अंत इसी शो के साथ करते थे और ये रूटीन सालों तक बना रहा। उस समय इवनिंग एंटरटेनमेंट कहना मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही होता था। बच्चों के लिए ये फन था, बड़ों के लिए रिलैक्सेशन था और बुजुर्गों के लिए कंपेनियनशिप। लेकिन 2017 के बाद एक बड़ा बदलाव स्लोली दिखाई देने लगा। डिक्लाइन अचानक नहीं आया, लेकिन ऑडियंस इसे महसूस जरूर करने लगी। इसकी सबसे नोटिसेबल वजह थी कास्ट चेंजेस। सबसे बड़ा झटका ऑडियंस को लगा जब दया यानी दिशा वकानी शो से अचानक अवे हो गई। दया का कैरेक्टर सिर्फ एक परफॉर्मर का रोल नहीं था, बल्कि शो का इमोशनल हार्टबीट था। उनकी ऊर्जा, इनोसेंस और उनकी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग ने शो को आइकॉनिक स्टेटस दिया था। जब वो शो में नहीं रही तो एक इमोशनल वॉइड बन गया जिसे वर्षों बाद भी कोई भर नहीं पाया। इसके बाद कई और पुराने एक्टर्स भी शो छोड़ते गए। पुराना टप्पू, पुरानी सोनू, पुराना सोढ़ी, पुरानी अंजलि, इन सभी बदलावों ने ऑडियंस के साथ बना हुआ कनेक्शन तोड़ दिया। दर्शक जब किसी कैरेक्टर को 8-10 साल तक एक ही फेस के साथ देखते हैं तो वो उस कैरेक्टर को उसी एक्टर के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे ही बदलाव होता है, साइकोलॉजी बदल जाती है और नया फेस एक्सेप्ट नहीं होता। यही चीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गई। सिर्फ कास्ट ही नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट्स में भी नोटिसेबल डिफरेंस आने लगा। जो एपिसोड्स पहले नेचुरल लगते थे वो धीरे धीरे रेपिटेटिव महसूस होने लगे। जैसे पोपटलाल की शादी वाले ट्रैक्स बार बार शुरू होकर बार बार बीच में रुक जाते। चंपक चाचा के गायब होने वाले एपिसोड्स इतने बार रिपीट हुए कि क्यूरियोसिटी की जगह इरिटेशन आने लगा। टप्पू सेना के प्लॉट्स बच्चों जैसे लगने लगे, जबकि कैरेक्टर्स की उम्र बढ़ चुकी थी। इन रेपिटेटिव पैटर्न्स ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी को कमजोर कर दिया। लेकिन इतने क्रिटिसिज्म और डिक्लाइन के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शो अभी भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसका आंसर सिर्फ टीआरपी में नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में छिपा है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा यूट्यूब पर लाखों व्यूज लाता है और इसका ऑफिशियल चैनल करोड़ों सब्सक्राइबर्स के साथ लगातार रेवेन्यू जनरेट करता है। लोग भले नए एपिसोड्स न देखें, लेकिन पुराने एपिसोड्स उन्हें अभी भी कंफर्ट देते हैं। खाना खाते समय, ट्रैवल करते समय या स्ट्रेस में होने पर लोग ऑफन पुराने एपिसोड्स चलाकर माइंड रिलैक्स करते हैं। ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर आज भी इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इसकी पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध है और रीजनल डब्स के कारण ये नई ऑडियंस तक भी पहुंचता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसके डब वर्जन्स देखती है। मर्चेंडाइज, लाइसेंस्ड कंटेंट, किड्स गेम्स और कई ब्रांड कोलैबोरेशंस इस शो को एक मैसिव कमर्शियल इंजन बना चुके हैं।
इसलिए भले क्रिएटिव डिक्लाइन हुआ हो, लेकिन पॉपुलैरिटी कंप्लीटली वैनिश नहीं हुई है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया कभी भी फेड नहीं होता। ऑडियंस भले नए एपिसोड्स पर नाराज हो, लेकिन रिवाइंड करने के लिए ओल्ड एपिसोड्स हमेशा उनके पास होते हैं। यही वजह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी भी भारतीय टेलीविजन की सबसे फाइनेंशियली स्टेबल प्रॉपर्टीज में से एक है। अब जब हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआती सफलता और उसके गोल्डन एरा को समझ लिया है, तो अब समय है गहराई से इस बात पर विचार करने का कि इस शो का डाउनफॉल कैसे और किन वजहों से शुरू हुआ। किसी भी लंबे समय तक चलने वाले शो का डिक्लाइन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है और कई लेयर्स में फैलता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ भी यही हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी कम होने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं, और हर वजह की अपनी अलग कहानी है। दर्शकों की साइकोलॉजी से लेकर क्रिएटिव प्रेशर तक, प्रोडक्शन डायनामिक्स से लेकर डिजिटल रेवोल्यूशन तक, हर फैक्टर ने इस शो के बदलते रूप में भूमिका निभाई। सबसे पहले ऑडियंस साइकोलॉजी को समझना महत्वपूर्ण है। जब कोई शो 10-15 साल तक चलता है, तो ऑडियंस उसके कैरेक्टर्स को अपने परिवार की तरह ट्रीट करने लगती है। ये कनेक्शन सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, बल्कि उस एक्टर से बनता है जिसने सालों तक उस कैरेक्टर को निभाया हो। जैसे ही एक्टर बदलता है, ऑडियंस को लगता है कि कोई अपना इंसान बदल गया है। यही वजह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक्टर्स के रिप्लेसमेंट्स ने सबसे बड़ा झटका दिया। पुराने टप्पू का जाना, पुरानी सोनू का बदलना, पुराने सोढ़ी का एग्जिट, पुरानी अंजलि का रिप्लेसमेंट और सबसे इंपैक्टफुल दया का अनुपस्थित हो जाना, ये सब केवल कास्ट चेंज नहीं थे, बल्कि ऑडियंस के इमोशनल अटैचमेंट का टूटना था। दया का कैरेक्टर सिर्फ एक भूमिका नहीं था, वो शो की हार्ट बीट थी, शो की एनर्जी थी, शो का चार्म था। दया की आवाज, एक्सप्रेशंस, इनोसेंस, ये सब शो को एक अनोखी पहचान देते थे। जैसे ही दया गायब हुई, शो से वो इमोशनल वार्मथ गायब होने लगी जो इसे फैमिली फेवरेट बनाती थी। ऑडियंस ने वर्षों तक उनकी वापसी का इंतजार किया, लेकिन जब साल दर साल उनकी कमबैक को लेकर हाइप बनाई गई और हर बार सिर्फ उम्मीद टूटती गई, तो दर्शकों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। ये लॉस्ट होप शो के डाउनफॉल के बड़े कारणों में से एक है। अब आते हैं स्क्रिप्टिंग पैटर्न पर। किसी भी शो में अगर क्रिएटिव फ्रेशनेस बनी रहे तो शो लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में स्क्रिप्ट्स लगातार रेपिटेशन के चक्र में फंसने लगी। एक ही फॉर्मेट बार बार देखने को मिला। सोसाइटी में कंफ्यूजन, मेंबर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, टप्पू सेना का अचानक कोई प्लान, चंपक चाचा का गायब होना, जेठालाल का किसी न किसी में फंस जाना और अंत में सबका मिलकर समस्या हल करना। शुरुआती वर्षों में ये पैटर्न नया और एंटरटेनिंग लगता था, लेकिन समय के साथ यही फॉर्मेट प्रेडिक्टेबल होने लगा। दर्शक पहले से गैस करने लगे कि आगे क्या होने वाला है। जब सस्पेंस, सरप्राइज और नॉवेल्टी खत्म होने लगती है, तो ऑडियंस नेचुरली इंटरेस्ट खोने लगती है। इसके साथ साथ कई सबप्लॉट्स भी रिपीटेडली उसी तरह से पेश किए जाते रहे। पोपट लाल की शादी का ट्रैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑडियंस ने इसे एक क्यूट और ह्यूमरस स्ट्रगल की तरह एक्सेप्ट किया था, लेकिन समय बीतने के साथ इस स्टोरी लाइन को इतना खींचा गया कि ये मजेदार की जगह अनोइंग लगने लगी। एक समय वो था जब पीपल जेन्युइनली विश्ड कि पोपट लाल की शादी हो जाए, लेकिन जब राइटर्स ने इसे बार बार ट्विस्ट देकर कैंसिल किया, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक बड़ा रीजन है डाउनफॉल का। किसी भी कहानी में कैरेक्टर्स समय के साथ इवॉल्व होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ कैरेक्टर्स समय के साथ बैकवर्ड दिखने लगे। टप्पू बचपन में स्मार्ट किड दिखाया गया था, जो अपनी बुद्धिमानी और क्रिएटिविटी से कठिन सिचुएशन से निकल आता था, लेकिन ग्रोन अप वर्जन में उसने अपनी पर्सनैलिटी खो दी। वो इमेच्योर और कंफ्यूज्ड दिखने लगा। वही स्थिति सोनू के साथ भी हुई। शुरू में उसे इंटेलिजेंट और एम्बिशियस दिखाया गया था, लेकिन बाद में वो एमलेस लगने लगी। इस तरह की कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी ऑडियंस की अटैचमेंट को नुकसान पहुंचाती है। प्रोडक्शन प्रेशर भी इस डिक्लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीवी शोज को टीआरपी के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ता है। चैनल्स चाहते हैं कि शो अपना सेफ जोन मेंटेन करे ताकि व्यूअरशिप कम न हो। इसीलिए मेकर्स नए रिस्क लेने से बचते हैं और वही पुराना फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं जो पहले काम कर चुका है। यही रिस्क अवॉइडेंस क्रिएटिविटी को खत्म करता है और स्टोरीज रेपिटेटिव लगने लगती है। अगर मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती, तो शायद वे नए प्लॉट्स, नए कॉन्फ्लिक्ट्स और नए इमोशनल आर्क्स इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन कमर्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स ने ओरिजिनलिटी को सीमित किया। डिजिटल रेवोल्यूशन भी इस शो की पॉपुलैरिटी पर असर डालने वाला बड़ा फैक्टर है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस के टेस्ट को बदल दिया। अब व्यूअर्स हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं। ऐसी ऑडियंस रेपिटेटिव सिटकॉम प्लॉट्स में इंटरेस्ट नहीं लेती। जब व्यूअर्स के पास एक ही क्लिक पर हजारों शोज और फिल्म्स उपलब्ध है, तो नेचुरली लॉन्ग रनिंग सिटकॉम के लिए कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां इसकी ओल्ड चार्म ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन साथ ही ये शो अपने लॉयल नॉस्टैल्जिक ऑडियंस बेस की वजह से सर्वाइव भी कर रहा था। यही ड्युअलिटी इस शो की सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे जटिल समस्या भी। एक तरफ डिक्लाइन है, दूसरी तरफ मैसिव डिजिटल कंजम्पशन है। यही बैलेंस इसे यूनिक बनाता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस तरह अपने गोल्डन एरा से नीचे की ओर उतरा, तो अब ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इस डिक्लाइन का प्रभाव क्या पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और आगे इसका फ्यूचर किस दिशा में जा सकता है। किसी भी लंबे समय तक चलने वाले शो का डाउनफॉल सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी पर असर नहीं डालता, बल्कि ऑडियंस, इंडस्ट्री, कास्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजी और ब्रांड वैल्यू, इन सब पर गहरा प्रभाव डालता है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इफेक्ट सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव डिजिटल इकोसिस्टम पर भी दिखाई देता है। सबसे पहले ऑडियंस इम्पैक्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा विजिबल हिस्सा है। वे दर्शक जो रोजाना खुशी से ये शो देखते थे, अब ये शो उनके लिए एक्साइटमेंट नहीं बल्कि हैबिट बनकर रह गया। पहले व्यूअर अगले एपिसोड का इंतजार करता था, आज वो सोशल मीडिया पर शिकायत करता है कि एपिसोड्स बोरिंग और रेपिटेटिव हो चुके हैं। पहले लोग रात में एपिसोड मिस होने पर रिपीट टेलीकास्ट देखते थे, आज व्यूअर हफ्तों तक शो न देखकर भी कंफर्टेबल रहता है। ये एंगेजमेंट ड्रॉप इस बात का संकेत है कि ऑडियंस का इमोशनल अटैचमेंट कमजोर हो चुका है। जो शो एक समय फैमिली बॉन्डिंग का माध्यम था, वही अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया के सहारे ऑडियंस को थामे हुए है। इसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट। किसी शो की प्रतिष्ठा सिर्फ टीआरपी से नहीं बल्कि ऑडियंस ओपिनियन से तय होती है। कई वर्षों तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बेस्ट फैमिली कॉमेडी कहा गया, लेकिन आज सोशल मीडिया पर लोग ओपनली इसकी आलोचना करते हैं। मेम्स बनते हैं, सार्कास्टिक कमेंट्स आते हैं और कंपैरिजंस होते हैं कि पहले कितना अच्छा था और अब कितना फोर्स लग रहा है। ये नेगेटिव परसेप्शन शो की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाता है। जब किसी शो की रिस्पेक्ट कम होती है तो इवेंचुअली उसकी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन भी प्रभावित होती है और फ्यूचर में नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। कास्ट पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। जो नए एक्टर्स आए, उन्हें लगातार कंपैरिजन का सामना करना पड़ा। ऑडियंस ने उन्हें स्वीकारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछले एक्टर्स की छवि इतनी मजबूत थी कि नए एक्टर्स को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल सका। इस वजह से नए एक्टर्स इमोशनली और क्रिएटिवली दोनों रूप से प्रेशर में रहते हैं। वो परफॉर्मेंस दे भी दे, फिर भी दर्शक कहते हैं पहले वाला बेहतर था। इस रिजेक्शन साइकिल के कारण कई एक्टर्स ने खुद शो छोड़ दिया। ये इंस्टेबिलिटी पूरी सीरीज के फ्लो को प्रभावित करती है। इस कारण कैरेक्टर आर्क्स टूट जाते हैं और शो अपनी ओरिजिनल चार्म खो देता है। प्रोडक्शन हाउस पर इस डिक्लाइन का दूसरा एंगल भी दिखाई देता है। टीआरपी भले कम हो गई हो, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ गए। पहले शो सिर्फ टीवी पर निर्भर था, लेकिन अब ये यूट्यूब, ओटीटी, मोबाइल ऐप्स, डीवीडीज, टॉयज, मर्चेंडाइज, कार्टून वर्जन्स और इंटरनेशनल डब वर्जन से कमाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण मेकर्स शो को बंद करने का निर्णय नहीं लेते, पर क्रिएटिव डाउनफॉल के कारण उनकी ब्रांड पोजीशनिंग कमजोर हो रही है। इस वजह से इंडस्ट्री में ये सवाल उठता है कि लॉन्ग रनिंग शोज को कब बंद कर देना चाहिए, कब उन्हें रीबूट करना चाहिए और कब उन्हें नई डायरेक्शन देनी चाहिए। डिजिटल मीडिया पर भी इस डिक्लाइन का असर साफ दिखाई देता है। पहले ऑडियंस सिर्फ टीवी पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब व्यूअर यूट्यूब पर वही ओल्ड एपिसोड्स रिपीटेडली देखता है, लेकिन नए एपिसोड्स देखने से बचता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शो की ओरिजिनल लाइब्रेरी ऑडियंस को आज भी रिलैक्स करती है, लेकिन करंट एपिसोड्स का कंटेंट व्यूअर को कनेक्ट नहीं करता। डिजिटल एरा में ऐसे सिग्नल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दूसरे शोज और क्रिएटर्स इसी पैटर्न से सीखते हैं कि ऑडियंस किस तरह चेंज और एवोल्यूशन चाहती है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की। जब कोई शो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है तो नए क्रिएटर्स भी कॉशियस हो जाते हैं। कॉमेडी राइटर्स रिस्क लेने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सबसे बड़ा कॉमेडी शो भी रिपीटेड कंटेंट में फंस सकता है तो नए शोज के लिए ऑडियंस इसलिए जल्दी बोर हो जाएगी। ये डर इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी को धीमा कर देता है। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डिक्लाइन सिर्फ एक शो का डिक्लाइन नहीं है,
ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लर्निंग कर्व है कि कंसिस्टेंसी मायने रखती है, लेकिन इनोवेशन उससे भी अधिक जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका फ्यूचर क्या है। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा बंद हो जाएगा? क्या ये रिटर्न ऑफ ओल्डर कैरेक्टर्स के सहारे रिवाइव होगा? क्या मेकर्स इसे रीबूट करेंगे? क्या न्यू जनरेशन इसे एक्सेप्ट करेगी? इन सवालों के जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ये कई कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। अगर मेकर्स बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, जैसे स्क्रिप्ट्स में जेन्युइन फ्रेशनेस लाना, अननेसेसरी ट्रैक्स को बंद करना, कैरेक्टर आर्क्स को नेचुरली ग्रो होने देना और ऑडियंस फीडबैक को ध्यान में रखना, तो शो का रिवाइवल संभव है। अगर दया की तरह आइकॉनिक एनर्जी वाला कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए जो फोर्स्ड रिप्लेसमेंट न लगे बल्कि फ्रेश अपील दे, तो ऑडियंस क्यूरियोसिटी से फिर से जुड़ सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शो रिबूट हो, मतलब वही सेटिंग, वही यूनिवर्स, लेकिन पूरी तरह नए फेसेस, नई कहानी और नया टाइमलाइन। ये रिस्की है, लेकिन ग्लोबली सक्सेसफुल फॉर्मेट्स में रीबूट एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शो बिना किसी मेजर बदलाव के बस डिजिटल इनकम के भरोसे चलता रहेगा। ये फाइनेंशियली सेफ राउट है, लेकिन क्रिएटिव डेथ की ओर ले जाता है। चौथी पॉसिबिलिटी यह है कि मेकर्स शो को लिमिटेड सीरीज फॉर्मेट में ले आए, कम एपिसोड्स, ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा फोकस्ड स्टोरी टेलिंग। ये मॉडल मॉडर्न OTT कल्चर में काफी सफल रहा है। कुल मिलाकर इम्पैक्ट और फ्यूचर दोनों मिक्स्ड है। एक तरफ डिक्लाइन है, दूसरी तरफ इमेंस डिजिटल पॉपुलैरिटी है। एक तरफ रिपीटेड कंटेंट की आलोचना है, दूसरी तरफ नॉस्टैल्जिया की पावर है। यही ड्युअलिटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक यूनिक केस स्टडी बनाती है। अब हमने विस्तार से देखा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस तरह अपने गोल्डन एरा से डिक्लाइन की तरफ बढ़ा, किन समस्याओं ने इसे प्रभावित किया, ऑडियंस और इंडस्ट्री पर उसका क्या असर हुआ और भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हो सकते हैं। अब इस अंतिम भाग में हम इन सब बातों को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर समझेंगे कि आखिर ये शो इतना बड़ा कल्चरल सिंबल कैसे बना, डिक्लाइन होने के बावजूद इसका प्रभाव कैसे कायम है और इसके पीछे छिपा वास्तविक संदेश क्या है, जिसे समझना आज के नए क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और व्यूअर्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये बात एकदम स्पष्ट है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया में वो पहचान हासिल की जो बहुत कम शोज को मिलती है। कोई भी शो अगर एक दशक से ज्यादा समय तक ऑडियंस को बांधे रखने में सफल हो जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं होता। ये शोज सोशल बिहेवियर, कल्चरल मेमोरी और फैमिली बॉन्डिंग पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा जेठालाल बोलता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की यादें जुड़ी होती है। लेकिन समय बदलता है, ऑडियंस बदलती है और एंटरटेनमेंट का मीडियम बदलता है। 2008 से 2016 के बीच भारतीय ऑडियंस की लाइफस्टाइल, उनकी व्यूइंग पैटर्न और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग थी। उस समय एक सिंपल, रिलेटेबल, फन फिल्ड फैमिली कॉमेडी लोगों के लिए एक सुखद अनुभव था। टीवी ही एंटरटेनमेंट का मुख्य स्रोत था और लोग एक ही तरह के कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को वर्षों तक एंजॉय कर सकते थे। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद व्यूअर की सोच बदलने लगी। अब उनके पास हजारों वेब सीरीज, इंटरनेशनल कंटेंट, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट वीडियोस और फिल्म्स का ऐसा विशाल लाइब्रेरी उपलब्ध है जिसे वो कभी खत्म नहीं कर सकते। इस नए एनवायरनमेंट में ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और पेशेंस दोनों ड्रास्टिकली बदल गए। यही कारण है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ओल्ड स्कूल पैटर्न मॉडर्न व्यूअर्स को आउटडेटेड लगने लगा। लेकिन डिक्लाइन सिर्फ कंटेंट चेंज की वजह से नहीं हुआ। असली कारण ये था कि शो ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां उसमें बदलाव करना बेहद कठिन था। एक तरफ ऑडियंस फ्रेश और मैच्योर कंटेंट चाहती थी, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने से डरते थे क्योंकि शो की ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी थी। यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिवली शो को रोकता गया। अगर स्टोरी चेंज करते तो रिस्क था ऑडियंस नाराज हो जाए, अगर स्टोरी वही रखते तो रिस्क था कि ऑडियंस बोर हो जाए। इस दोराहे पर अटक कर शो ने सेफ पाथ चुना, सैम फॉर्मूला, सैम जोक्स, सैम स्ट्रक्चर। लेकिन यही सेफ पाथ लॉन्ग टर्म में सबसे अनसेफ साबित हुआ। अब बात करें कि डिक्लाइन के बावजूद ये शो कैसे चलता रहा। इसका जवाब शो की मैसिव डिजिटल प्रेजेंस में छिपा है। पुराने एपिसोड्स की लाइब्रेरी ऑडियंस के लिए एक कंफर्ट जोन बन चुकी है। जब व्यूअर अपना मन हल्का करना चाहता है तो वो न्यू एपिसोड्स नहीं बल्कि पुराने एपिसोड्स देखता है, जहां दया है, जहां टप्पू सेना ओरिजिनल है, जहां सोढ़ी, भिड़े और जेठालाल की केमिस्ट्री ऑथेंटिक है। ये एपिसोड्स नॉस्टैल्जिया की तरह काम करते हैं जो आज भी लाखों व्यूज जनरेट करते हैं। यही कारण है कि YouTube,
और ओटीटी से आने वाला रेवेन्यू शो को फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज के बच्चे भी इस शो को पुराने एपिसोड्स के जरिए जान रहे हैं, यानी डिक्लाइन करंट एपिसोड्स में है, लेकिन ब्रांड इंपैक्ट अब भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यही किसी भी बड़े शो की असली ताकत होती है, जब ब्रांड अपनी बनी हुई मेमोरीज पर सर्वाइव कर सके। अब सवाल आता है कि फ्यूचर क्या है? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी खोई हुई चमक वापस पा सकता है? इसका उत्तर सीधे तौर पर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेकर्स कितनी बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार है। अगर शो में फ्रेश राइटिंग लाई जाए, कैरेक्टर्स को नेचुरली ग्रो होने का मौका दिया जाए, फोर्स्ड कॉमेडी की जगह रियल लाइफ ह्यूमर वापस लाया जाए और ऑडियंस फीडबैक को जेन्युइनली कंसिडर किया जाए, तो रिवाइवल निश्चित रूप से संभव है। लेकिन ये तभी होगा जब मेकर्स एक्नॉलेज करें कि लोग सिर्फ नॉस्टैल्जिया के कारण ये शो नहीं देखते, बल्कि क्योंकि कभी ये जेन्युइनली एंटरटेनिंग था। अगर मेकर्स ऑडियंस को वही पुरानी चीजें दिखाते रहे तो डिक्लाइन स्लो लेकिन परमानेंट हो जाएगा, और इवेंचुअली ऐसा समय आ सकता है जब ऑडियंस सिर्फ पुराने एपिसोड्स पर निर्भर रह जाएगी और नए एपिसोड्स सिर्फ रूटीन बनकर रह जाएंगे। दूसरा रास्ता है रिबूट। अगर मेकर्स इसे पूरी तरह से नए ढंग से शुरू करें, नए फेसेस, नई राइटिंग और मॉडर्न अप्रोच के साथ, तो ये यंग ऑडियंस को फिर से आकर्षित कर सकता है। लेकिन ये हाई रिस्क है, क्योंकि पुरानी ऑडियंस कंपैरिजन करना नहीं छोड़ेगी। इस तरह रिबूट तभी सफल होगा जब स्टोरी टेलिंग इतनी सॉलिड हो कि ऑडियंस नए कैरेक्टर्स को नेचुरली एक्सेप्ट कर ले। एक तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि शो लिमिटेड सीरीज फॉर्मेट में बदल जाए, यानी कम एपिसोड्स लेकिन हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग। ये मॉडर्न ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट फॉर्मेट है। इससे शो प्रिजर्व भी रहेगा और क्वालिटी भी बनी रहेगी। इन सब पॉसिबिलिटीज को देखकर ये साफ है कि डिक्लाइन होने के बावजूद तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फ्यूचर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये शो आज भी भारतीय पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी मेमोरीज आने वाली पीढ़ियों तक रह सकती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ऑडियंस उसे किस तरह देखती है, नॉस्टैल्जिया के रूप में या फ्रेश एंटरटेनमेंट के रूप में। आखिर में ये समझना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ कंटेंट नहीं होता, ये ऑडियंस की इमोशंस, मेमोरीज और रिलेशनशिप्स का हिस्सा होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसे बखूबी साबित करता है। डिक्लाइन के बावजूद इसका इम्पैक्ट इतना गहरा है कि लोग अभी भी इसके सीन्स, मेम्स, डायलॉग्स और मोमेंट्स से इमोशनली जुड़े हुए हैं। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी।